हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है मनोहर एजुकेशन पॉइंट में। आज का टॉपिक रहेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत और उसके बाद हम पृष्ठ तनाव के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। उससे पहले हम जितनी भी क्लासें हो रखी है उसमें जितने भी फॉर्मूले आ रखे हैं उनके बारे में हम रिवाइज करेंगे। जैसे सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है कन्हैया से डरो याद रखना है, मतलब के ईटा बटे हुए डी आर याद रखना है। उसके बाद में सीमांत वेग का सूत्र है 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बटे हुए ईटा याद रखना है। उसके बाद में बहिस्रावी वेग का सूत्र याद रखना है। बहिस्रावी वेग का सूत्र है √2g(h) याद रखना है। उसके बाद में दाब का फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर हर गोविंद याद रखना है, HDG याद रखना है, हर गोविंद याद रखना है। उसके बाद में बल का शान बल का फॉर्मूला याद रखना है। शान बल का स्टोक के अनुसार शान बल का सूत्र होता है 6π(η)RV। ये स्टोक के अनुसार है शान बल का फॉर्मूला। उसके बाद में न्यूटन के अनुसार शान बल का सूत्र है F बराबर ईटा A इंटू dV बटे हुए dx। ये dV बटे हुए dx को कहते हैं वेग प्रवणता। उसके बाद में बर्नौली प्रमेय के अनुसार, बर्नौली प्रमेय है इकाई आयतन की, जो बर्नौली प्रमेय है उसको भी याद रखना है, P प्लस हाफ dV स्क्वायर प्लस dgh। तो इसमें भी देखो हर गोविंद आ रहा है, जो दाब का सूत्र है उसमें भी इसमें भी ये हर गोविंद आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है बर्नौली प्रमेय का इकाई आयतन के लिए। अब आगे है आज का टॉपिक आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप में डुबोई जाती है तो वह उत्प्लावक या उत्प्लावन बल का अनुभव करती है, जो कि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। फलतः वस्तु का भार कम हो जाता है। मतलब जब कोई वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप में डुबाते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। और जब वस्तु को डुबाया जाता है तो वस्तु के द्वारा द्रव बाहर निकलता है। जो द्रव बाहर निकलता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है, और इसी कारण जो वस्तु है उसका जो भार है वो कम हो जाता है उत्प्लावन बल के कारण। मतलब उत्प्लावन बल को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अब आगे है आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है जलयानों तथा या पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का मतलब होता है दूध की शुद्धता मापने का यंत्र होता है लैक्टोमीटर। इसमें भी आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना है कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वे नीचे जाता है उस पर उत्प्लावन बल का मान एक समान रहता है। मतलब जैसे जैसे नीचे जाएगा पत्थर उस पे प्रत्येक बिंदु पर उत्प्लावन बल का मान समान रहेगा। अगला है पत्थर को पानी में हवा की बजाय उठाना आसान है। जब पत्थर को पानी में उठाना आसान है हवा की तुलना में, क्योंकि पानी में उत्प्लावन बल कार्य करता है जो कि ऊपर की दिशा में कार्य करता है। आगे है किसी पिंड या वस्तु के द्रव में तैरने के लिए आवश्यक शर्तें। पहला है पिंड का भार। जो पिंड या कोई वस्तु है उसका भार विस्थापित द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। मतलब पिंड का भार और जो विस्थापित द्रव है उसका भार दोनों बराबर होने चाहिए। अगला है पिंड का मतलब वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है तथा विस्थापित द्रव का गुरुत्व केंद्र है एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर
होने चाहिए, मतलब पिंड का और विस्थापन की दर का दोनों का गुरुत्व केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। ये दो शर्तें हैं तैरने की। उसके बाद यदि वस्तु पानी में तैर रही है तो उसका अपेक्षित घनत्व यदि एक से ज़्यादा है अपेक्षित घनत्व, तो वो वस्तु पानी में डूबेगी। यदि अपेक्षित घनत्व एक से कम है वस्तु का, तो वो वस्तु पानी में तैरेगी। जैसे उदाहरण है, पानी का घनत्व ज़्यादा है बर्फ़ के घनत्व से, इसी कारण जो बर्फ़ है वो पानी में तैरती है। यदि बर्फ़ का घनत्व पानी से ज़्यादा होता तो बर्फ़ पानी में डूब जाती, लेकिन बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। उसके बाद में आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वस्तु का भार बटे हुए हटाए गए द्रव का भार, जिसे उत्प्लावक बल भी कहते हैं। या दूसरा सूत्र है, इस फॉर्मूला है इसका, पदार्थ या वस्तु का घनत्व बटे हुए जल का घनत्व। ऊपर तो हम वस्तु का घनत्व रखेंगे और नीचे जल का घनत्व रखेंगे, या ऊपर वस्तु का भार रखेंगे और नीचे उत्प्लावन बल का भार या हटाए गए द्रव का भार रखेंगे। अब है आपेक्षिक घनत्व एक मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है, क्योंकि ऊपर भी भार है नीचे भी भार है, तो भार से भार कट जाएगा, तो इससे ना तो इसका कोई मात्रक निकलेगा और ना इसकी कोई विमा निकलेगी। इसी सूत्र में भी ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो आपेक्षिक घनत्व एक प्रकार की मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। और अगला है कि आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है आपेक्षिक घनत्व का मान। आगे है परत प्रवाह। किसी भी द्रव के लिए इससे ऊपर की सतह, जो ऊपर की सतह होती है द्रव की, वो इसे आगे की ओर खींचती है, आगे की ओर खींचती है, जबकि नीचे की जो सतह है वो पीछे की ओर खींचती है। मतलब ऊपर की सतह तो आगे की ओर खींचेगी और जो नीचे की सतह है वो पीछे की ओर खींचेगी। इस प्रकार सतहों के बीच में एक बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार के प्रवाह को परत प्रवाह कहते हैं। आगे है, किसी पाइप या ट्यूब में जब एक तरल बहता है तो ट्यूब के अक्ष के अनुदिश, माना कि ये कोई ट्यूब है और ये इसका बीच वाला सेंटर इसका अक्ष है, तो अक्ष के अनुदिश उस द्रव की परत का वेग अधिकतम होता है। तो जो बीच वाली अक्ष है वहाँ पे वेग, द्रव का जो वेग होगा वो अधिकतम होगा। और जैसे जैसे हम दीवारों की ओर जाएंगे, मतलब ये ऊपर वाली दीवार है और नीचे वाली भी दीवार है, तो यहाँ पर जो वेग का जो मान है वो कम होता जाता है और अंत में जो वेग है वो शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे अंत है और अंत में वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और मुख्य अक्ष में ज़्यादा होता है और जैसे जैसे दीवार की ओर जाते हैं तो वेग का मान कम हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस प्रकार तरल किसी पाइप में गति करता है। आगे है, अगला पॉइंट है, एक ट्यूब में बेलनाकार पृष्ठ पर वेग शून्य होता है। अगर कोई ट्यूब है उसका पृष्ठ बेलनाकार है तो वहाँ पर उस द्रव का जो वेग होगा वो शून्य रहता है। कौन से पृष्ठ के लिए, बेलनाकार पृष्ठ के लिए। आगे है शांता गुणांक ईटा ज्ञात करने का सूत्र, जो भी स्टार्टिंग में बताया था, फलवा याद रखना है। मतलब अपरूपण प्रतिबल बटे हुए विकृति दर। अपरूपण प्रतिबल का सूत्र है जो कि दाब के बराबर होता है, दाब का सूत्र होता है बल बटे हुए क्षेत्रफल। और विकृति दर का सूत्र है v बटे हुए l, वेग बटे हुए लंबाई। और इस प्रकार इसका सूत्र बन जाएगा, फलवा याद रखना है, एफ एल बटे हुए वी ए याद रखना है। उसके बाद में है रक्त की आपेक्षिक शांता। आपेक्षिक शांता, रक्त की आपेक्षिक शांता होगी ईटा बटे हुए जल की शांता का जो ताप परिसर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच ऊपर रहती है। जो रक्त की जो शांता होती है वो किसके बीच में ऊपर रहती है, 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उसके बाद में बिना घूमते गतिमान गेंद। जब कोई फास्ट बॉलिंग करता है, जो गेंद तेज गेंदबाज होता है जब बॉलिंग करता है तो उसकी गेंद घूमती नहीं, तो बिना घूमते गतिमान गेंद पर तरल के ऊपर
तथा नीचे संगत बिंदुओं पर वेग का मान क्या रहता है? समान रहता है, जिसके कारण दाबांतर शून्य होता है। अतः गेंद पर वायु कोई भी ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी बल नहीं लगाती है। मतलब जो तेज गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है तो तरल के ऊपर और नीचे पर वेग का मान समान रहता है, इसी कारण दाबांतर उत्पन्न नहीं होता है और ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी बल नहीं लगता है। आगे है अणुगति सिद्धांत के अनुसार शांता, जब शांता के कारण संवेग स्थानांतरित होता है, विसरण के कारण द्रव्यमान स्थानांतरित होता है और चालन के कारण ऊर्जा स्थानांतरित होती है। आगे है जब किसी नल से पानी की धार जैसे जैसे नीचे आती है तो उस धार का जो क्षेत्रफल है वो कम होता जाता है और जो वेग है वो बढ़ता जाता है। इसका कारण है सातत्य सिद्धांत। सातत्य सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे जल नीचे आएगा तो वेग का मान बढ़ेगा और आयतन का मान, जो क्षेत्रफल का मान है वो कम होता जाएगा। आगे है आणविक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या। आणविक बल, ये कोई द्रव है, द्रव के अंदर हम तीन अणुओं की कल्पना करते हैं। सबसे नीचे वाला ए है, उससे ऊपर है बी और सबसे ऊपर है सी। जो सी वाला है वो आधा बाहर है और आधा द्रव के अंदर है। बी वाला भी अंदर है और ए वाला भी अंदर है। ए की जो दूरी है वो द्रव के पृष्ठ से 10⁻⁻⁹ मीटर से अधिक दूरी पर है। जब कोई अणु द्रव के अंदर 10⁻⁹ मीटर से अधिक दूरी पर होता है तो उस पर चारों तरफ से समान आकर्षण बल लगता है और समान आकर्षण बल के कारण जो इस पर लगने वाला जो बल का मान होगा वो शून्य हो जाता है। अणु बी पर भी आकर्षण बल लगेगा, लेकिन ए की तुलना में इस पर आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। मतलब नीचे अणु ज़्यादा है तो इस पर नीचे की ओर ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा, इसी कारण इस पर और ऊपर की ओर कम बल लगेगा आकर्षण बल, और इसके कारण इसमें एक बल उत्पन्न होगा। ए में तो बल उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि 10⁻⁹ मीटर से अधिक गहराई होने के कारण इसका जो परिणामी बल होता है वो शून्य हो जाता है। लेकिन बी पर एक थोड़ा सा बल लगेगा क्योंकि नीचे अधिक अणु है। और सी पर सबसे ज़्यादा आणविक आकर्षण बल लगेगा सी बिंदु पर, क्योंकि बाहर ये आधा जल से बाहर है, द्रव से बाहर है और आधा द्रव के अंदर है। इस प्रकार इस अणु सी पर सबसे ज़्यादा अधिकतम आकर्षण बल लगता है और इस आकर्षण बल का कारण है संसर्जक बल, और इस संसर्जक बल के कारण नीचे की ओर जो ये अणु है वो नीचे की ओर खिंचता है और इसके कारण जो इस द्रव की जो पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम करने का प्रयास करता है। इस संसर्जक बल के कारण इसका जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो न्यूनतम हो जाता है या न्यूनतम करने का प्रयास करता है, और इसी द्रव की इसी प्रवृत्ति या गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसको अब हम आसान भाषा में समझेंगे। जैसे द्रव का कोई अणु ए है जिसकी गहराई 10⁻⁹ मीटर से अधिक है, मतलब ए वाला बिंदु। तो ए को केंद्र मानकर आणविक सक्रियता का एक गोला खींचा जाता है। इस प्रकार द्रव के भीतर पृष्ठ से 10⁻⁹ मीटर अथवा उससे अधिक गहराई पर स्थित सभी अणुओं का परिणामी बल शून्य होता है। मतलब इस अणु पर कोई भी परिणामी बल नहीं लगेगा क्योंकि इसकी जो दूरी है वो 10⁻⁹ मीटर से अधिक दूरी पर है। मतलब इस पे परिणामी बल का मान होगा शून्य। प्रकार हम समझ सकते हैं कि द्रव के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक अणु पर नीचे की ओर अधिकतम आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब सी अणु पर द्रव के पृष्ठ से नीचे की ओर जाने पर इसका मान घटता जाता है, जैसे बी पर थोड़ा सा कम हुआ था और सी पर जाकर शून्य हो गया था, तथा 10⁻⁹ मीटर की गहराई पर जाकर ये शून्य हो जाता है। और द्रव के पृष्ठ पर लगने वाले इस संसर्जक बल
के कारण अणु नीचे की ओर खींचते हैं। मतलब जो अणु पर जो बल लगता है वो लगता है संसर्जक बल, और इसके कारण अणु नीचे की ओर खींचते हैं तथा द्रव पृष्ठ अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। द्रव की इसी प्रवृत्ति या गुण को कहते हैं पृष्ठ तनाव कहते हैं। मतलब पृष्ठ तनाव का कारण है संसर्जक बल, और संसर्जक बल सबसे ज़्यादा उस अणु पर लगेगा जो कि आधा बाहर है और आधा आधा द्रव के अंदर है, और इस बल के कारण जो ये अणु है वो अंदर की ओर खींचेगा। इससे जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम होने का प्रयास होगा, और इसी प्रवृत्ति को कहते हैं पृष्ठ तनाव। लास्ट है स्पर्श कोण या संपर्क कोण। यदि इसका संपर्क कोण का मान अधिक कोण हो तब तो बूंद का निर्माण होता है, और न्यून कोण हो तो द्रव फैल जाती है। अधिक कोण का उदाहरण है कमल के पत्ते पर पानी की बूंद गिराने पर बूंद का निर्माण होगा, और न्यून कोण का उदाहरण है संपर्क कोण। न्यून कोण का उदाहरण है स्वच्छ प्लास्टिक प्लेट पर जब द्रव गिराते हैं तो वो द्रव फैल जाता है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है तेल से भरे बीकर पर जब द्रव डाला जाता है तो वो द्रव बूंद के रूप में बूंद का निर्माण करता है, क्योंकि पानी के संसर्जक बल का मान अधिक होता है। इसी प्रकार जल से भरे पात्र पर जब तेल गिराया जाता है तो तेल परत के रूप में जम जाता है, परत के रूप में फैल जाता है या फिल्म बना देता है। इसका कारण है कि तेल और पानी के मध्य जो आसंजक बल का मान है वो अधिक होता है। इस प्रकार ये चैप्टर द्रवों के यांत्रिक गुण समाप्त होता है। अब हम अगली क्लास से इसके ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करेंगे।